आते हैं ग्रुप डी का जो एग्जाम है, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि एक ही एग्जाम होता है, पर इसमें दूसरी बात क्या है कि फिजिकल होता है। तो केवल एक एग्जाम होगा, इसके बाद आपका फिजिकल होगा, वो मैं बता रहा हूं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। और आप भारत की किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करें, आखिरी में ये दो प्रोसेस सेम है, तो इनको तो आप कॉमन समझो। कोई भी वैकेंसी होगी, कोई भी, चाहे यूपीएससी हो या एसएससी हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब में होता है, मेडिकल सब में होता है, इसमें कुछ नया नहीं है। हाँ, मेडिकल पोस्ट पर डिपेंड करता है। आप वही आर्मी में, मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में, पुलिस में जाएंगे तो उसका मेडिकल वेरिफिकेशन थोड़ा हार्ड होगा, आप सामान्य पदों पे जाएंगे तो नॉर्मल होगा, बस। बाकी ये दो प्रोसेस तो सब में सेम है। तो अगर हम कहें तो यहाँ पे एक तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होना है और एक आपका फिजिकल एग्जाम होना है। ऑनलाइन एग्जाम में, और मैं पहले भी बता रहा हूं और फिर एक बार अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, आपको एनटीपीसी का कोई भी एग्जाम देना हो, आपको ग्रुप डी का कोई एग्जाम देना हो, आपको एलपी टेक्नीशियंस का एग्जाम देना हो, टेक्निकल विषय अगर हम छोड़ दें, तो रेलवे में सबसे अच्छी बात है मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और साइंस। बस ये चार सेक्शंस होते हैं, कोई भी परीक्षा हो ये चार को ही अच्छा बनाना है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और इंग्लिश जिनको नहीं बनती है, तो आपदा में आपके पास अवसर है। रेलवे में जाने के लिए इंग्लिश ना आने वालों का एक बहुत अच्छा मौका है। इंग्लिश विषय रेलवे की परीक्षाओं में नहीं आता है। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और साइंस, ये चार विषय आपको पढ़ना है। साइंस के आपके पास यहाँ पे 25 सवाल रहने हैं, ठीक है। मैथ्स के आपके पास 25 सवाल होने हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 सवाल होने हैं। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के आपके 20 सवाल रहेंगे। इसके अंदर जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, जीएस, साइंस सब मिलाकर 20 सवाल हैं। और जीएस मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जीएस और साइंस को आप मानकर चलिए कि अपने आप में 9 सब्जेक्ट्स के बराबर है। दिस आर इक्वल टू ऑलमोस्ट 9 सब्जेक्ट्स। इतिहास, भूगोल, संविधान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ये सब मिलाकर जो है जीएस और साइंस बनता है ना। इन सब से आपको कितने सवाल मिलेंगे? 20 सवाल मिलेंगे। ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। साइंस यहाँ पे अलग सेक्शन है जिसके 25 सवाल रहेंगे। 100 सवाल है, 100 नंबर है, 90 मिनट का आपके पास समय रहना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रेलवे में फॉलो की जाती है। एज 18 से 30 होती है, लेकिन इस बार 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो 18 से 33 वर्ष की उम्र तक कोई भी विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशन में आपको भी बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, एज में बता चुका हूं 18 से 33, और इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन इस बार इंक्लूड रहेगा, ये बात आप ध्यान रखिए, है ना। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। पिछले वर्ष जो था वो था 10th या आईटीआई, ठीक है। आपका 10th हो या आईटीआई करा हुआ हो, वो सारे बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं, और पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष भी यही रहेगा। 10th के साथ आईटीआई नहीं रहेगा, क्योंकि फिर बच्चे वापस से जो है बहुत सारे कदम उठाएंगे, तो उन्हें पता है कि रिस्क नहीं लेना है भाई। 10th या आईटीआई अगर आपका है मिनिमम, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। अब देखो फिजिकल में क्या क्या होता है। अगर लड़कों की बात करें तो 2 चीजें आपके लिए होंगी। पहला तो भैया आपको 35 किलो वजन उठाना है और 100 मीटर चलना है 2 मिनट में। 35 किलो वजन, 100 मीटर 2 मिनट में चलना है, पहला। दूसरा, आपको 1000 मीटर सामान्य 4 मिनट में दौड़ के दिखाना है, 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ के दिखाना है। तो एक तो वजन लेके जाना है, और सामान्य 1 किलोमीटर आपको 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना है। बस यही होता है इसके फिजिकल में। लड़कियों के लिए क्या है, तो उनके लिए 20 किलो का वजन उठा के उन्हें भी 100 मीटर चलना है 2 मिनट में, और उन्हें भी 1000 मीटर दौड़ना है, लेकिन उनके पास समय है 5 मिनट 40 सेकंड। तो आप इसकी प्रैक्टिस आराम से एग्जाम के बाद कर सकते हो, कोई बहुत टफ नहीं है, और ये क्वालिफाइंग है, मार्क्स इसके मिलेंगे नहीं। इतना करके दिखा देना है टाइम के अंदर, यू आर क्वालिफाइड। तो देखो काम क्या करना होता है, इसमें 2 प्रकार के काम हो सकते हैं। अगर मैं कहूं तो एक तो सिटिंग जॉब भी होता है, मतलब आपको केवल बैठ के काम करना है, ये इसकी संख्या कम होती है। और दूसरा आपको थोड़ा सा मेहनत वाला काम करना होता है। स्पेशली अगर बात करूं, जैसे कमेंट में कोई बोल भी रहा था कि लड़कियों के लिए ये कैसा जॉब है, तो लड़कियों के लिए ये थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें फील्ड वर्क बहुत ज्यादा है, मेहनत वाला जॉब बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको लगता है कि सर हम फिजिकली एकदम मजबूत हैं, तो लड़कियों के लिए उस केस में जॉब हो सकता है। लेकिन अगर आपको वजन वाला काम या थोड़ा मेहनत वाला काम आपको करना अच्छा नहीं लगता है, या आपके शरीर में आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं रहेगा, तो उन लड़कियों के लिए जॉब ठीक नहीं है फिर, है ना। क्योंकि मेहनत वाले काम ज्यादा है, सिटिंग वाले काम इसमें कम है। अगर आपको सिटिंग वाला पर्टिकुलर ऑफिस वाला चाहिए तो फिर एनटीपीसी ज्यादा अच्छा है। वर्दी चाहिए तो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल ज्यादा अच्छा है। यहां पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना। तो इस प्रकार के जब आप ट्रेन से कभी गुजरते होंगे और आपने देखा होगा कि कोई ट्रैक सुधार रहा है, कोई कहीं पे वेल्डिंग कर रहा है, कोई कुछ माल को उठा के ले जा रहा है ना, सामान को उठा के ले जा रहा है, कहीं पे कुछ रिपेयर का काम चल रहा है, ये सारा जो काम होता है, क्योंकि जो आपके एलपीज होते हैं, आपके जो जूनियर इंजीनियर्स होते हैं, जेईज होते हैं, इस प्रकार के जो आपके सीनियर्स इंजीनियर्स हैं, जो टेक्निकल नॉलेज जिनके पास है या जो बड़े सीनियर पोस्ट पे हैं, आप उनकी टीम का एक हिस्सा होते हैं। आप उनका एक प्रकार से समझ लीजिए कि ग्रुप का हिस्सा है। तो जिस प्रकार के इतने भी जो मेहनत वाले काम होते हैं, आपको पता ही है कि ट्रेन पूरी लोहे की बनी होती है, तो कहीं पे कुछ रिपेयर करना है, कहीं पे कुछ जोड़ना है, कहीं पे कुछ उठा के लाना है, कहीं पे कुछ लेकर जाना है, ये सब काम जो है ग्रुप डी का होता है।
वजन वाला काम है, मेहनत वाला काम है। हाँ, आपको ऐसा कोई डिपार्टमेंट या ऐसा कोई जॉब मिल जाता है कि जहां पे आपको केवल कुछ ऑफिसर्स के केबिन में आप हैं, ऑफिसर्स का आप असिस्टेंट बन गए, तो फिर वहां पे बैठक का काम हो सकता है। जनरली लड़कियों को उस केस में वहां पे थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाता है कि उन्हें फील्ड पर या ट्रैक पर काम ना करना पड़े। तो आप एक चीज यहां पे समझ सकते हैं, आप इसको पढ़ो, असिस्टेंट, ये सब असिस्टेंट है। जितने भी अधिकारी, जितने भी ऑफिसर, जितने भी जेई इंजीनियर्स और जितने भी सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स हैं, आप उन सबके असिस्टेंट हैं। अब वो किस विभाग में है, किस डिपार्टमेंट में है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप वर्कशॉप में है तो पूरा मैकेनिकल का काम है, असिस्टेंट ब्रिज में है इंजीनियरिंग का काम है ना, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू है, डिपो यानी जो स्टोर होता है, लोको शेड है ना, तो डीजल का या इलेक्ट्रिक का, तो जहां पे इन सब का पूरा रिपेयर और मेंटेनेंस होता है। फिर इसके बाद लोको शेड इलेक्ट्रिकल का, असिस्टेंट ऑपरेशंस, असिस्टेंट पॉइंट्समैन का। बात समझ आ रही है आपको? हाँ, ट्रैक मशीन हो गया, वर्कशॉप हो गया, है ना, वर्क वर्कशॉप हो गया, हॉस्पिटल असिस्टेंट हो गया, असिस्टेंट वर्क वर्कशॉप हो गया, ट्रैक मेंटेनेंस हो गया। तो ये सारे काम होते हैं ग्रुप डी के, ठीक है। और इनके लिए जो मेडिकल है वो बहुत नॉर्मल है। जैसे आंखों में अगर थोड़ी बहुत समस्या है या आपका चश्मा लगा हुआ है, बाकी जगह फिर भी थोड़ा स्ट्रिक्ट मामला होता है, लेकिन यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? बात समझ में आ गई सभी को यहां तक? तो आप समझ लीजिए कि ये थोड़ा सा यहां पे मेहनत वाला काम है। तो मेहनत, वजन उठाना, थोड़ा सा मरम्मत वाला काम यहां पर ज्यादा रहता है, जो आप एकदम देखते होंगे सभी लोगों को ऑन फील्ड जो काम करते हैं वो यहां पे रहेगा, ठीक है। और इसीलिए आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आपसे 35 किलो का वजन लेकर चलने का कह रहे हैं 100 मीटर और 2 मिनट में, या लड़कियों को 20 किलो का वजन लेकर चलना है, तो मतलब वो आपको किस चीज के लिए तैयार करना चाहते हैं या आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ वो चाहते हैं, वो आपको इससे समझ में आ रहा है ना। चलिए, अगला आपका सवाल है कि सर सैलरी कितनी मिलती है। मैं आपको बहुत जल्द हमारे कुछ ग्रुप डी में हाल ही में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ आपकी बातचीत कराऊंगा। लाइव हम या तो कॉल ले लेंगे या जूम मीटिंग में आपकी करवा दूंगा, जिन्होंने अभी कुछ दिनों, क्योंकि ज्वाइनिंग लगातार चल रही है। अभी हमारा एक स्टूडेंट है जो 1 महीने पहले ही उसने ज्वाइन किया है। आज मेरी उससे बात भी हुई थी, मुझे समझना भी था कि भाई कैसा क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस है, क्या तुम्हें मिला है। वो लड़का केवल 10th आईटीआई करे बिना ग्रुप डी का एग्जाम दिया था, 10th के आधार पर उसने ज्वाइन किया और अभी 1 महीना हुआ है, सैलरी नहीं आई उसकी सैलरी आएगी तो मैं सैलरी स्लिप भी आपके साथ शेयर करूंगा कितना उसको मिल रहा है। तो उसने मुझे बताया कि सर जो मेरी फर्स्ट मंथ की सैलरी है वो करीबन 30,000 से 35,000 के आसपास आनी है, लेकिन ये एक स्टार्टिंग सैलरी है। अब आप सोचिए कि अगर 10वीं पास होकर रेलवे में 30-35,000 मिल रहा है, सो दिस इज वेल एंड गुड, मतलब अच्छा सैलरी है यहाँ पर। इसके अलावा ना फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रकार के अलाउंसेस होते हैं यहाँ पर। तो रेलवे अपने जो है अलाउंसेस के लिए जाना जाता है, तो आपको एचआरए मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, रेलवे साल में 78 डेज का बोनस देता है। फिर इसमें ना रिस्क के आधार पर, काम की डिफिकल्टी के आधार पर, आप अगर रिलोकेट हो रहे हैं, कोई दूसरी जगह आपको काम के लिए भेजा जा रहा है, तो इन सबके भत्ते होते हैं, है ना, कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क वाला काम कर रहे हैं या बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हैं तो उसके अलाउंसेस अलग से होते हैं, उसके भत्ते अलग से होते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे सुविधाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये मैं एक नॉर्मल बता रहा हूं कि बेसिक काम अगर आप कर रहे हैं, बाकी आप किस विभाग में है, किस डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, वहां किस लेवल का डिफिकल्टी है, किस लेवल का रिस्क है, उस हिसाब से आपके भत्ते जो है और बढ़ जाते हैं, तो सैलरी इससे भी ज्यादा हो जाती है। साल में एक बोनस रेलवे को मिलता ही है, अभी दिवाली के आसपास आएगा और हर पेपर में आप पढ़ेंगे कि रेलवे ने इस साल 78 डेज का बोनस डिक्लेयर करा और टोटल कर्मचारियों को जो इतने करोड़ का बोनस इस बार मिलने वाला है, तो रेलवे इसमें माना जाता है। बाकी सारी सुविधाएं होती हैं कि मेडिकल की सुविधा है और तमाम सुविधाएं यहां पर मिलती है। तो ये एक स्टार्टिंग सैलरी है। और अभी उस स्टूडेंट की एग्जैक्ट सैलरी स्लिप आ जाए, मैं आपके साथ सैलरी स्लिप भी डिस्कस करूंगा कि क्या मिला है उसको फर्स्ट मंथ में, है ना। अब मैं जल्दी से इस पे बात करने वाला हूं कि तैयारी कैसे की जाए, तैयारी करने का तरीका क्या होना चाहिए। मैंने एलआरपी रूल में छोटा सा चेंज किया करा है। एलआरपी को मैंने जो है नया नाम दिया है और मैंने इसे अब नाम दिया है एसआरपी, ठीक है। एसआरपी और एलआरपी सेम बात है, एस से बस चीजें और क्लियर हो जाती है। एस का मतलब होता है सिलेबस, आर का मतलब होता है भाई पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसका बहुत अच्छे से रिवीजन करो, रिवीजन करके खूब सारी प्रैक्टिस करो, और अगर जिसने इन तीनों का तालमेल जमा लिया उसकी सफलता सुनिश्चित है। तो अब आपका जो एलआरपी है उसका नया नाम क्या है, एसआरपी। पहले सिलेबस कंप्लीट करो, फिर रिवीजन करो, फिर प्रैक्टिस करो। बात समझ में आ रही है? हाँ, महिला सुपरवाइजर वर्ग 3 वर्ग 2 ये सब मध्य प्रदेश की परीक्षाएं हो जाएंगी, इन पे मैं आगे थोड़ी देर में बात करने वाला हूं, ठीक है भाई। तो सिलेबस यानी आपको पहले तय करना पड़ेगा कि कौन से एग्जाम की तैयारी करें, उसका सिलेबस कंप्लीट करिए। और एक बात ध्यान रखिए कि कभी भी आप तैयारी के लिए एकदम नए नए हैं, है ना, एक वो होता है कि सर बस वैकेंसी सामने है और आप तो बताओ क्या करना है, वो एक अलग केस होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कम से कम 6 से 8 महीने चाहिए होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को अच्छा करने में, क्योंकि सिलेबस वास्तव में बहुत बड़ा है ना। 6 से 8 महीने सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाते हैं। लोग इतना हल्के में लेते हैं क्योंकि हमें स्कूल टाइम से आदत है
एंड टाइम पे पढ़ने की, हमें लगता है कि अरे क्या है, आप हमें नहीं जानते, हम कवर कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। 6 से 8 महीने चाहिए होते हैं आपको पूरा कोर्स करने में। आप सेल्फ स्टडी कर लो, आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो, ऑफलाइन कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन आपको एक बात बिल्कुल डे 1 पे क्लियर होना चाहिए कि एटलीस्ट इतना समय तो चाहिए। हाँ, कुछ परीक्षाएं ऐसी होती है जहां पे 2 3 4 मतलब 4 महीने से कम तो क्या ही कर पाओगे आप, 4-5 महीने तो फिर भी चाहिए। और अगर आप एसएससी सीजीएल या बैंकिंग या रेलवे के जो अच्छे एग्जाम्स हैं, या अपने राज्य की आप सब इंस्पेक्टर इनकी बात कर लो, 6 से 8 महीने चाहिए भाई, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, है ना। फिर प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, टीयर 1 टीयर 2 होता है, उनमें सब्जेक्ट्स में चेंजेस आते हैं, उनमें लेवल में चेंजेस आते हैं, है ना। कुछ कुछ परीक्षाएं ऐसी भी है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया नहीं है, कुछ बहुत सारी, जैसे स्टेट के एग्जाम्स में कंप्यूटर भी पूछा जाता है, एसएससी भी कंप्यूटर पूछता है, रेलवे कंप्यूटर नहीं पूछता है, तो कंप्यूटर भी आता है। बाकी करंट अफेयर्स और ये सब तो कॉमन है, ये तो आपको सभी में पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए सिलेबस कंप्लीट करिए, उसका बहुत अच्छे से रिवीजन करिए, और बहुत अच्छे से फिर आप क्या करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि मैथ्स को अच्छा कैसे करें। देखो, मैथ्स में 3 चीजें होती है। सबसे पहला होता है, मैथ्स में आपको अरिथमेटिक अच्छा करना है। मैथ्स 2 हिस्सों में बटा होता है, पहला है अरिथमेटिक और दूसरा होता है एडवांस। और इसके बाद तीसरी चीज जिस पे आपको काम करना है, और वो है कैलकुलेशन, है ना। कैलकुलेशन मतलब कि आप जल्दी से गुणा कर पाए, जल्दी से सॉल्यूशन निकाल पाए, जल्दी से आप अपने प्लस माइनस जोड़ना घटाना, ये सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से कर पाए, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैलकुलेशन कहते हैं। अरिथमेटिक 2 चैप्टर पे डिपेंड है। पहला है रेशो। आपने देखा होगा कभी भी मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो पहला चैप्टर मेरा रेशो होता है, और दूसरा चैप्टर हमेशा परसेंट होता है। कभी भी आपको अगर मैथ्स अच्छा करना है, अरिथमेटिक की बात कर रहा हूं, तो आपको रेशो परसेंटेज 2 चैप्टर सबसे पहले पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, सारी चीजें वेल कनेक्टेड होंगी। अगर आपको एडवांस मैथ्स अच्छा करना है तो इसमें आप सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़िए, एलसीएम एचसीएफ पढ़िए, ठीक है। इसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ सकते हो, और इसके बाद फिर आप ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन और सांख्यिकी, और फिर जो पढ़ना है वो आप पढ़िए। लेकिन ये चैप्टर से आप शुरुआत करोगे तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। और कैलकुलेशन मतलब क्या है, सिंपल बात है भाई, हमेशा मैं बोल बोल के कई बार बता चुका हूं, थक चुका हूं। 30 तक पहाड़े, 50 तक के वर्ग और 30 तक के घन, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक वो कि सर आप तो बताओ करना क्या है, हम करेंगे। दूसरे वो होते हैं कि तुम कुछ भी बोलो, हम वही करेंगे जो हमें लगता है ना। इस मामले में मैंने देखा है कि दूसरी विचारधारा के लोग ज्यादा होते हैं कि सर ये ना हो पाएगा, है ना, आप जो बोलोगे वो कर लेंगे, लेकिन ये हमसे नहीं हो पाएगा। फिर ऐसे बच्चे एग्जाम देते हैं, एग्जाम में मार्क्स नहीं आते हैं, फेल होते हैं, फिर आके बोलते हैं सर अब आप बताओ क्या करना है। मैं फिर उनको यही बताता हूं कि यही करना है ना। आप मैथ्स अच्छे से सीख जाओगे, मैथ्स की चिंता करो ही मत। आपको एक ही चीज डुबाएगी, और वो है आपकी कैलकुलेशन स्पीड। और लोग क्या करते हैं, मैथ्स अच्छा कर लेते हैं लेकिन मैथ्स के कैलकुलेशन को अच्छा करने पे काम नहीं करते। इसलिए मैथ्स में कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैथ्स में जैसे मैं मैथ फाउंडेशन में लगभग 35 टॉपिक्स पढ़ाता हूं, ठीक है। हर एग्जाम में इतने टॉपिक्स नहीं आते हैं, किसी में 30 आते हैं, किसी में 28 आते हैं, किसी में 32 आते हैं, किसी में 35 आते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं मैथ्स फाउंडेशन की, जिसमें मैं पढ़ाता हूं, तो मान लो 35 टॉपिक में पढ़ाता हूं, है ना। आप ये मानकर चलिए कि इन 35 में से 25 टॉपिक ऐसे रहेंगे जो आपको एक बार में समझ में आ जाएंगे। 10 बचे जो 10 टॉपिक हैं, उसमें 8 टॉपिक ऐसे रहेंगे जिसको आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा, और 2 टॉपिक ऐसे रहेंगे जिसको 3 बार पढ़ना पड़ेगा। मतलब वो एक बार में भी समझ नहीं आएगा, 2 बार में भी नहीं आएगा, 3 बार पढ़ने पे समझ में आएगा। लेकिन ऐसे 2 ही चैप्टर है ना यार, 25 टॉपिक तो आपके एक झटके में खत्म हो गए, एक बार में समझ में आ गए। तो अगर किसी टॉपिक को बार बार भी पढ़ना पड़ रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे चैप्टर 2-4 ही होंगे। समझ रहे हैं आप बात। तो मैथ्स में कभी दिक्कत नहीं आती है, आप 4-6 महीने मैथ्स पढ़ लोगे, मैथ्स सबसे बनने लगता है, मैथ्स में कोई दिक्कत है ही नहीं। बस एक चीज जिसमें लोग फेल होते हैं, जिसको सीरियस नहीं लेते, और वो है कैलकुलेशन स्पीड। और आप भी कई लोग होंगे जिनका मैथ्स अच्छा होगा, चीजें बन जाती होंगी, लेकिन जैसे ही टेस्ट लगाते हैं, जैसे एग्जाम देने जाते हैं, आती हुई चीजों में भी गलती होती है, या छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं, और सब अर्थ का अनर्थ करके आ जाते हैं। और उसके पीछे कारण है लैक ऑफ प्रैक्टिस और कैलकुलेशन की स्पीड पे काम नहीं करना। तो मैं आपको बस एक ही चीज बोल रहा हूं, अरिथमेटिक एडवांस की मुझे चिंता नहीं है, हर बच्चा सीख ही जाता है ना। आपका स्कूल में मैथ्स जो भी रहा हो उसकी चिंता मत करना, बस यहां पर आप मेहनत कर लेना। इसलिए कैलकुलेशन पे अच्छे से काम करो, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है।
सिर्फ कम से कम 15 मिनट, और अगर आधा घंटा दे दो तो बहुत अच्छी बात है। आप 15 मिनट से आधा घंटा केवल 1 महीने दे दो, आप ना लाखों लोगों में अलग हो जाओ तो आप मुझे बोलना, क्योंकि कंपटीशन ही इतना है। भाई मेरा एक सवाल हमेशा आपसे ये होता है, जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं सर हम ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं पहला सवाल यही करता हूं कि तुम इतनी बड़ी जनसंख्या में इतने सारे जो लोग हैं, अभी आप देखो ना, रेलवे का जो एएलपी निकला था उसमें 18.5 लाख विद्यार्थियों ने अप्लाई करा। आप समझ रहे हो, 18.5 लाख वैकेंसी है, 18,799, 18,000 वैकेंसीज के लिए 18.5 लाख लोगों ने अप्लाई करा है। मेरा सिंपल सा एक सवाल है कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि 18.5 लाख से 18,799 में आ जाओ। कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना भाई बाकी लोगों से। अब तुम वही काम कर रहे हो जो दूसरे सारे कर रहे हैं, और ना तुम मेहनत करना चाह रहे हो और फिर ये उम्मीद करो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो ये तो ओवर कॉन्फिडेंस हुआ। इसको उम्मीद नहीं कहेंगे ना, तो ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कि हम खुद ही अपनी लापरवाही से अपने सफलता को धक्का मार रहे हैं कि नहीं तुम आओ ही मत हमारे पास। ठीक है, तो वो काम करना है जो दूसरे काम, जो दूसरों को अच्छा लगता हो ना लगता हो, करना जरूरी हो। मैंने पहले भी कहा है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको तैयारी अच्छी करना है तो आप ये छोड़ दो कि मेरा मन क्या करता है, मुझे क्या अच्छा लगता है। आपको हमेशा ये चुनना है कि मेरे लिए जरूरी क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरा आज मन कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है भाई, ये ध्यान रखना। तुम्हारा मन हो या ना हो, तुम्हें अच्छा लगता हो या ना लगता हो, तुम्हें मैथ्स पसंद हो या ना हो, तुम्हें इंग्लिश अच्छी लगती हो ना लगती हो, तुम्हें जीएस अच्छा लगता हो ना लगता हो, किसको फर्क पड़ता है? किसी को नहीं पड़ता, है ना। आपको हमेशा ये चुनना है कि आपके लिए जरूरी क्या है। अगर आपको उस एग्जाम को निकालना है, आपको वो वर्दी चाहिए, आपको वो 2 स्टार चाहिए, आपको अगर उस लेवल पे पहुंचना है, उस लेवल पे उस जॉब को पाने के लिए, उस सफलता को पाने के लिए अगर मैथ्स पढ़ना है तो पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है तो पढ़ना है, इसलिए वो जरूरी है। वो नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो समझदार बच्चे होते हैं ना, मैं टॉपर और इन सब की बात कर रहा हूं, टॉपर एक कोई ऐसे कुछ अलग नहीं होते। टॉपर या सिलेक्शन लेने वाले लोग बस ये काम करते हैं, उन्हें पता है ना कि ये जरूरी है, वो करेंगे। जो गधे हैं, जो फेल होते हैं, जो कुछ नहीं कर पाते, वो पता है इनमें उलझे रहते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं आता। जो टॉपर है, सिलेक्शन लेने वाले, मन लगे ना लगे, अच्छा लगे ना लगे, है ना, कुछ भी हो, मजा नहीं आ रहा हो, लेकिन पढ़ना है भाई क्योंकि जरूरी है, इसलिए वो चुनो जो आपकी सफलता के लिए जरूरी है। इससे फर्क किसी को नहीं पड़ता कि आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है।